यहां से देख लीजिए इसमें सेल प्रॉपर है कि नहीं। यहां से तो मेरे है। ओके, आवाज आ रही। ओके चलो, इसको भी इलाज कराना पड़ेगा। सर इतने दूर से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं क्या अंतरिक्ष से बोल नहीं रहा हूँ। चलो, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, तो देखो ये दीर्घ है, तो यहां हो जाएगा S1। अब ऑलरेडी दीर्घ है तो ये काउंट नहीं होगा, काउंट नहीं होगा। समझ में आ गया बेटा? ये दीर्घ है तो ये एस लिख दिया, अब ये इसमें काउंट नहीं होगा। बात समझ में आ गई? यानी आधा अक्षर अपने से आगे में गिना जाता, कब गिना जाएगा? जब लघु होता है तो। और अगर कोई बिंदी है तो उसको किस में गिनना है? दो में। बात समझ में आ गई? चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे ये क्या लिखा है? हंस है कि हंस है? अरे ये होता है हंस, तो ये पक्षी है, ये हंसना है, ये हंस है। अब यू को यूं लिख दे, वह लड़की मुझे देख हंस रही है, तो ये गलत है, ये तो हंस रही है। वो ये तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, यही बात जमाने को बुरी लगती है, वो ये वाला हंसना है। ये ध्यान रखना। अब एक एक शब्द के लिए एक एक ले जाना पड़ेगा आपको, किधर कौन सा कहाँ आया है, ठीक है ना? तो ये हंसना है। अब यहां पर देखिए मैंने क्या कहा आपको, चंद्र बिंदु की मात्रा होती है क्या? नहीं। तो फिर इसकी मात्रा 1 1। यहां तक बात समझ में आ गई? अगर मान लीजिए चंद्र बिंदु आ गया, आंधी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो ऐसी स्थिति में आपको यह देखना है कि इसके नीचे, चंद्र बिंदु के नीचे कौन सा वर्ण है? दीर्घ है, तब ऐसी स्थिति में हो जाएगा एस एस। बात समझ में आ गई? इसका मतलब चंद्र बिंदु का कोई रोल नहीं है, लेकिन अनुस्वार बिंदी का रोल है, क्योंकि वो आधा अक्षर बनेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करें। जैसे ये आ गया क्रम, क्या लिखा है? ये आ गया अब इस क्रम का विश्लेषण कैसे वो बता रहा हूं। ये हो गया क आधा, फिर ये र आधा, और र में क्या लगा हुआ है? अ। और इधर ये है म, और म में क्या लगा हुआ है? अ। इसमें हमारे कौन लगा हुआ है? स्वर। इसमें कौन लगा हुआ है? स्वर। क्या इसमें स्वर है? नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, परीक्षा में पूछे कि क्रम में कौन स्वर रहित है, तो क स्वर रहित है, र के अंदर स्वर है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या इससे आगे कोई है? कोई नहीं। तो यहां र अस्वर है, तो इसकी मात्रा 1 1 ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर यहां आ गया विक्रम, क्या लिखा हुआ आ गया? विक्रम। तो ऐसी स्थिति में ये आगे देखो, ये आ गया वी, ठीक है, वी लिख दिया। अब ये क आधा है ना, तो इसमें काउंट हो जाएगा, तो काउंट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? S1 1। बात समझ में आ गई? लेकिन ये विक्रम के अंदर विजय अगर ऐसा आ गया, तो ऐसी स्थिति में 1 1 1, तो इसका मतलब यहां वी एस में और यहां वी 1 में क्यों है? वो इस वजह से। बात समझ में आ गई आपको? आधा अक्षर अपने से आगे में काउंट होगा। एक बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब बात करते हैं हलंत। हिंदी में वे वर्ण जिनके अंत में हलंत लगता है, इसका भी ज्ञान होना जरूरी। जैसे देखिए ये आता है अहम, और एक आता है अहम। क्या आता है? अहम। दोनों में से सही कौन सा है आप बताओ? इन दोनों में से सही कौन सा है? फर्स्ट या सेकंड? इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। दोनों में से सही कौन सा है? सेकंड। आप बताओ दोनों में सही कौन सा है? अच्छा, ह के नीचे लगता है। ओके चलो मान लेते हैं आपकी बात सच। हाँ हाँ कोई बात नहीं। आप कहना चाहते हो ऐसे? सेकंड सही। हाँ ओके कोई बात नहीं। आप सेकंड सही? यस, आप बताओ कौन सा सही? फर्स्ट सही है। हाँ बताओ। सेकंड सही है? सेकंड? हाँ सर आप बताओ। सेकंड वाला, शाबाश। ऐसा तो नहीं हाँ के नीचे हलंत आएगा। हाँ आप बताओ। सेकंड सही है? सबसे पूछूंगा मैं, व्यक्तिगत राय। सेकंड, गुड, शाबाश। आप बताओ। हाँ सेकंड? टाइम है, अभी बदल सकते हो। हाँ आप बताओ। आप बताओ। सेकंड, शाबाश, सेकंड सही है।
देखिए इसमें से कौन सा सही है? सेकेंड। कौन सा सही है? नहीं, दोनों सही है। यस, यही तो गड़बड़ी होगी। अपने क्या माइंड सेट है? अच्छा, एक में क्योंकि हलंत वाला ही सही मानते हैं अपन, लेकिन दोनों सही है, पर दोनों का मीनिंग अलग है। दोनों अपनी जगह पर सही है। पहले बात कर लेते हैं इसका। ये संस्कृत का है। हलंत जिसके भी होता है वो संस्कृत का होता है, बाकी किसी के हलंत लगेगा नहीं। तो ये अहम का अर्थ होता है मैं। संस्कृत में अहम का मीनिंग होता है मैं। पर आपने पढ़ा होगा, 10वीं तक तो संस्कृत पढ़ी है। अहम आम वयम महान अस्मान मया अभ्यम अस्माभ्यम, खूब पढ़े। राम रामो रामा प्रथमा, ऐसे पढ़े होंगे कभी। 1857 में पढ़े होंगे, फिर भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो अहम पुस्तकम पठामी, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। तो अहम तो होता है यानी मैं, और एक और अहम का, इसी अहम का एक और अर्थ होता है अहंकार। इस अहम का कई अर्थ में हम ये किस रूप में ग्रहण करते हैं? अहंकार के रूप में। रावण में भी था। रावण कहता था एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, एक मैं ही हूं, न मेरे जैसा कोई हुआ न कभी होगा। ये इसका हिंदी भावार्थ है। ये उसके अंदर अहंकार था, इस वजह से वो बाकी प्रकांड पंडित था वो, है ना, शिव तांडव स्तोत्र लिखने वाला, जिन्होंने घटा जवी गलज प्रवल पावले, अच्छा वो आप सुनते हो ना वो सारा, ठीक है ना। वो सब उन्हें, वो बाहुबली के अंदर वो जो आता है ना शिव तांडव स्तोत्र की पंक्ति, वो रावण ने लिखी है। किसने लिखी है? महापंडित था। लेकिन एक जैसे कि बुद्धि मारी जाती है, उसके बाद सब कुछ सब नाश हो जाता। इस अहम का मतलब होता है, ये विदेशी शब्द, उर्दू जुबान है, और इसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण। अहम का मतलब क्या होता है? महत्व। जैसे देखिए, आज हम अहम मुद्दों पर बात करेंगे। आज सरकार ने अहम फैसले लिए, इसका मतलब महत्वपूर्ण। ये अहम का मतलब क्या होता है? और ये घबराने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपके नोट्स में डाल रखा है। वो जो आपको बुकलेट मिलेगी ना, उसमें ये मिलेगा, बुक मिलेगी, उसमें अहम और अहम का मतलब क्या होता है वो मैंने लिख रखा है। जो बातें कह रहा हूं तो आप ज्यादा दिमाग में लोड मत लो, इसको लिख लें, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात कर रहे थे हलंत का क्या कंसेप्ट है, तो हम बात कर रहे हैं अ ह म। ऐसी स्थिति में पहले तो देखो अ और ह, इसकी मात्रा लगा लो, बात समझ में आ गई। अब ये कैसा है? आधा, तो आधा अपने से आगे काउंट होगा, क्या बनेगा? यहां तक बात समझ में आ गई? एस हो गया, क्लियर हो गया। अपन को दिख कितने रहे? 3, लेकिन छंद शास्त्र में हमें वर्ण 2 ही लिखने, ये ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया। अब अंतिम बात बची है, उस पर भी बात कर लेते, फिर मैं आपका एक मास्टर टेस्ट लूंगा। देखिए ये लिखा मैंने पत्र, एक हिसाब से देखे तो इसमें एस एस ये होता है, परंतु ऐसा नहीं है। ये त्र जो है ये संयुक्ताक्षर है, और ये बनता किससे है? त और र से। तो अब इसको यूं पढ़ो आप, पत्र, तो ये त इसमें काउंट हो जाएगा, तो इस हिसाब से ये बनेगा S1, यानी संयुक्ताक्षर क्ष त्र ज्ञ और ज, ये जो संयुक्ताक्षर है, ये अगर कोई सी शब्द में आते हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, उससे पहले वाला अगर लघु है तो उसमें काउंट होंगे, बाकी काउंट नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? बिंदी वाले को आप कितना गिनोगे? 2। चंद्र बिंदु को गिनोगे क्या? आधा अक्षर अपने से आगे वाले में काउंट होगा कब? जब लघु होता है तो। अगर ऑलरेडी दीर्घ है तो काउंट होगा क्या? नहीं होगा। और संयुक्त अक्षरों की मात्रा अगले में काउंट होगी अगर लघु होंगे तो। बात समझ में आ गई? चलिए अब मास्टर टेस्ट है, देख अब करिए। करिए, इन पे मात्रा लगाइए देख, और साथ में अपना नाम भी लिख लेना, सभी अपना अपना नाम लिख लेना, ताकि मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा तो 1 पन 2 काज आपका नाम भी पता पड़ जाएगा और मात्रा भी देख लूंगा। लेकिन
सबसे पहला शब्द आपका नाम होना चाहिए, पाक्षिक से ऊपर। मामला रफ एंड टफ हो गया कुछ, है ना? हुआ है, गड़बड़ी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, अभी सही कर लेते। सर क्या है ये? अभी कुछ बात नहीं, आप जो समझ में लेट जिसने ज्वाइन किया ना, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। आईसीयू में भर्ती हो आप, थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर घर पे आराम से देखो इसको, अभी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनको समझ में नहीं आएगा ये क्या है। फिलहाल तो ये स्प्लेंडर लिखा हुआ है, आप उस पर बैठ के यात्रा करियो। पाक्षिक, क्षणिक, विज्ञान, त्रिशूल, परिश्रम, स्प्लेंडर, वर्ष्य, प्रातः और पृथक, इनमें हमें मात्रा लगानी है। ठीक है, ओके ओके। लेट ज्वाइन नहीं किया, आवाज नहीं आ रही है। ओके, अभी आ रही है कि नहीं आ रही है ये बताएं। अभी भी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आवाज ही अभी जस्ट आई है। ओके ओके। हिंदी की क्लास है क्या ये? हिंदी की क्लास क्या है? सर हिंदी की क्लास है क्या ये? नहीं, ये कन्नड़ की क्लास है। ओके चलिए, एक बार आप लोगों की कॉपी चेक कर लूं मैं। हाँ, तब तक ये लाइव वाले। हाँ भैया, पहले नाम की मात्रा लगाओ ना, नाम की मात्रा लगाओ। शाबाश, बिल्कुल आपके नाम की मात्रा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। किधर है? अरे इससे छोटा लिख सकते हो? नहीं लिख सकते तो कोशिश करना। अरे इतना कहाँ पेज बचा के क्या कर लोगे, थोड़ा लिखो, बड़ा बड़ा भरा भरा सा। शाबाश, एक मिनट, वेरी गुड। चलो, कहाँ लिखा है? बहुत बढ़िया, सही है, सही है, यस, हाँ सही है, बताओ। सही है, हाँ सही है। नाम का है। नहीं, मात्रा हमेशा उसके ऊपर लगाओ ताकि दिखने में ठीक रहता। सही है, हाँ हाँ, इधर लाओ। नाम में, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। कहाँ लिखा ये? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है। चलो, आज कौन आया अपनी क्लास में? नए कौन है आज? कोई है तो नहीं नए? नहीं है, चलो सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबको आ गया समझ में। हाँ इधर, किधर है? शाबाश, आपके सही है। कहाँ लिखा है? ये नाम है, मात्रा किधर है? अच्छा इधर लिखिए, ठीक है, सही है। सही है, बस हांडी का एक ही चावल देखना पड़ता है, बाकी सब सही है। हाँ इधर आपके क्या नाम है? नाम क्या हुआ? नाम कंफ्यूज कर रहे हैं? किसका? क्या नाम है इसका? जितेंद्र। तो इसमें कंफ्यूजन का है, अभी सही कर देंगे। अरे इतना तो मत पता है ना, जितेंद्र लड़का होता है, ये तो पता है ना, बस इससे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती। ठीक है, हाँ क्या है? यही है ना जितेंद्र, जीत लिया है जिसने इंद्रियों को। ठीक है, अब ये छोटा है ना,
छोटी है, तो यहां मात्रा कितनी आएगी? एक। अब देखिए ये ऑलरेडी क्या है? एस, इसकी मात्रा गिनी नहीं जाएगी और यहां सिर्फ आएगा एक। यही आता है 1s1। क्या लिखा देखो जितेंद्र ने? हाँ, डबल एस। हाँ तो बस में आया होगा। चलो अब इस पे आ जाते हैं। अब मेरे उत्तर से मिलान कर लीजिए फटाफट। चलिए क्या है ये? पाक्षिक। यहां आ जाएगा S11। ये किस किस से लिखा है? शाबाश, सही है, वेरी गुड। ये 1 1 1, ये किस किस से लिखा है? सही है। आपने लिखा? नहीं लिखा? क्यों? हा? चलो इसमें 1s1 किस किस ने लिखा है? गलत। अरे रुक जाओ, अरे ये क्या संयुक्त अक्षर? तो काउंट होगा ना। तो S1 ये किस किस ने लिखा है? ये सही है, शाबाश। ये S1 ये किस किस ने लिखा है? गलत। वन S1 ये किस किस ने लिखा? सही है। हाँ, ये 1 1 1 1 ये किस किस ने लिखा है? गलत। ये आएगा एस। ये किस किस ने लिखा? सही है, शाबाश। अब मरण इसमें हो गया। ये तो पता ही नहीं पड़ रहा मात्रा कहां लगानी है। एक बात मेरी आपने कीवर्ड को नहीं पढ़ा। मैंने ये कहा कि मात्रा स्वरों की होती है, बस। क्या ये स्वर है? नहीं। क्या ये स्वर है? नहीं। इसमें स्वर है तो ये हो जाएगा एस। जब ये एस हो गया जिसकी मात्रा नहीं गिननी है, ये 1 ये आएगा आंसर। किस किस ने लिखा है? शाबाश, ईमानदारी से बताओ, कॉपी चेक करो इसकी। शाबाश। और किसने लिखा? वेरी गुड। तो कॉपी चेक करना इसकी। सही है? सही में? गुड, बहुत बढ़िया। इसमें भी देखिए, इसमें स्वर है लेकिन लघु है, ये इसमें हो जाएगा काउंट। तो ये हो गया, मतलब वास्तव में ये र काउंट हुआ क्योंकि वर्ड से उच्चारण में आता है। ये हो जाएगा एस। अब इसकी मात्रा नहीं काउंट होगी और ये आ जाएगा एक। जिसको नहीं समझ में आया उसको इसको सेपरेट पढ़ाता हूं तो ज्यादा समझ आएगा। ये यूं है, देखो इधर हमारे हिंदी में उच्चारण में जो र आता है वो वर्ण के बाद आएगा और अगले से पहले आता है। देखिए वर्ष्य, र का उच्चारण पहले आ रहा है। जैसे निर्माण, निर्माण कैसे लिखते हैं? ये ऐसा लिखता है ना, तो ये वास्तव में निर्माण ऐसे उच्चारण होता है, निर्माण। तो मैंने क्या कहा? आधा अक्षर अगले में काउंट होगा। तो वर्ष के अंदर पहले कौन आ रहा है? र। तो ये जब पहला इसके अंदर आएगा तो ये तो हो जाएगा एस। इसकी मात्रा नहीं गिननी, इसकी नहीं गिननी, बचा कौन? यह। तो ये बात समझ आएगी। इसकी मात्रा हमें कितनी गिननी है? एक। ओके, तो इसलिए यहां पर वर्ष में सिर्फ एस और 1, लेकिन वर्ण देखो 1 2 3 4 और एक ऊपर 5 दिख रहे हैं, लेकिन परीक्षा में 2 ही लिखने पड़ेंगे। ये ऐसे थोड़े शब्द अलग है। ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, पर फिर मैं क्योंकि पढ़ा इसलिए नहीं है क्योंकि टेस्ट में दूंगा, उसके बाद हमारे बात खत्म करेंगे। याद रखना, जब भी किसी शब्द के पीछे विसर्ग यानी 2 बिंदु नजर आए तो अगले वाले में वो काउंट होते हैं और वो मात्रा 2 हो जाती है। यहां तो हो जाएगा आ की मात्रा एस, ये विसर्ग इसमें काउंट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? एस। तो आप मुझे बताइए, ये आ गया नमः, तो बताइए क्या होगा? 1s। आगे बात समझ में? इस तरीके से क्लियर हो गया? कंप्लीट? ओके, बाकी की हम टेस्ट बाद में लेंगे। अब आप लिखे नहीं, क्या रह गया? अच्छा ये रह गया, तो ये हाँ कुछ नहीं है, तो 1s। ये लिखा है कहा? यहां लगाऊं फलन?
था के नीचे लगाऊं क्या? यही तो आएगा। अरे ये हलक वाला इसमें काउंट हो जाएगा। ये किसने लिखा 1s? सही है। हाँ आप बोलो, कुछ कह रहे हो? हाँ बोलो। नहीं गिनेंगे। देखिए, जब भी मात्रा के रूप में वर्णों की गिनती की जाती है मात्रा के संदर्भ में, तब इसमें 2 ही गिनने, क्योंकि जितनी बार मात्रा लगाई जाएगी उतने ही वर्ण माने जाते हैं छंद शास्त्र में। क्योंकि 2 जब होता है, जैसे 13 और 11 की मात्राएं होती है, तो उसमें ऐसे ही वर्णों को गिना जाता है। खैर चलिए, अब आप कॉपी बंद कर लीजिए, आपको लिखना नहीं है, ठीक है। अब जब जिस पर अपन बात करने वाले हैं, मैंने आपको कल बात कही थी कि स्वरों का जो वर्गीकरण है वो मुख्य 7 आधारों पर है। मात्रा और उच्चारण समय के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, जीवा की स्थिति के आधार पर, बनावट के आधार पर, नासिकता के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। उसमें से पहले नंबर का पढ़ा लिया, अब मैं दूसरे नंबर का। ये लिखना नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूं। मैं जो लिखने वाली बात होगी वो लिखवाऊंगा, सिर्फ ओरल आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं। इसको समझने की कोशिश करना, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, पर यहां से एक क्वेश्चन आपको टेस्ट में जरूर दूंगा। अभी जो पढ़ाऊंगा उसमें से एक क्वेश्चन आएगा और डेफिनेट आएगा, और वो नंबर आपको अपना तय करना है कि मेरा वो नंबर कहां से आ सकता है। पेपर बना दिया, अभी दे दिया मैंने, तो इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैंने प्रश्न बनाया है। तो अब आपको सजग होना है कि यहां से प्रश्न आ रहा है, इसका मतलब अगर हम उसके बावजूद भी हम उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब हम यहां नहीं है, हम फिजिकली यहां है, मेंटली फतेह सागर हो सकते हैं या कहीं और हो सकते हैं, ठीक है ना। खैर, मुझे पता है आप सभी यहां। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया है वो 4 प्रकार से किया गया है। मुखाकृति के आधार पर स्वर, ठीक है, उसके कितने आधार है? 4। और वो 4 कौन कौन से हैं सर? प्लीज वापस समझाओ, ऑनलाइन को कुछ समझ में नहीं आया है, थोड़ी देर बाद इस क्लास को वापस देखते हैं। अभी फिलहाल अभी जो पढ़ा रहा हूं वो समझे आप तो, ठीक है। मुखाकृति के आधार पर जो खास शब्द हैं, बस वो पारिभाषिक शब्द समझने जरूरी है। 4 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है संवृत स्वर, एक आता है विवृत स्वर, एक आता है, सब क्लियर हो जाएगा, अर्ध संवृत स्वर, और एक आता है अर्ध विवृत स्वर। बात समझ में आ गई? मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर। अब इसके का मतलब क्या वो समझ लेते हैं। विवृत का अर्थ है खुला हुआ। हमारा मुख जब सर्वाधिक खुलता है उच्चारण में, उसको हम कहते हैं विवृत स्वर। उन 11 ही स्वरों में से कौन सा ऐसा स्वर है जिसके उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुल रहा है? इसका मतलब होता है विवृत स्वर। और अर्ध विवृत का मतलब होता है मुख का आधा खुलना, मुख का आधा खुलना, वो कहलाता है अर्ध विवृत। संवृत का मीनिंग होता है मुख का सबसे कम खुलना, कम खुलने में उस स्वर का उच्चारण हम कर लेते हैं। और अर्ध संवृत का मतलब होता है संवृत का आधा खुलना। तो इसका मतलब मुख का सर्वाधिक खुलना क्या कहलाया? विवृत। मुख का आधा खुलना क्या कहलाया? मुख का कम खुलना संवृत, और संवृत का आधा खुलना अर्ध संवृत। अब ये शब्द ही मेन है जो हमें कंफ्यूज करेंगे परीक्षा में, इसलिए इनको समझना जरूरी। अब आपसे पूछेंगे हिंदी में समृद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, कौन सा समृद्ध स्वर नहीं है, ये सब आप भूल जाओगे। मुझे पता अभी मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन आप भूल जाओगे। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है आपको ये चीज को समझ में आ सके, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ग्रेड के बच्चों को पढ़ाता हूं वहां के प्रश्न खूब आते हैं, तो वहां इन सब प्रश्न का उत्तर एक ही जगह पर है, वो कहां है, किस तरीके से उसको समझते हैं। कुछ भी नहीं करना, परीक्षा में कैसा भी प्रश्न आ जाए, मैं दावे के साथ कहता हूं यहां से पूछा हुआ एक भी डेटा आपका गलत नहीं जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, परीक्षा में जाते ही आपको लेफ्ट टू राइट 4 लाइन खींचनी है। सबसे पहला काम क्या करना है? 4 लाइनें खींचनी है, और ऊपर से नीचे
3 लाइनें खींचनी है। ये इस प्रकार का डायग्राम हमारे दिमाग में होना चाहिए, और ये मुझे लगता कोई इतना कठिन डायग्राम नहीं है। लेफ्ट टू राइट कितनी लाइनें? 4, ऊपर से नीचे 3। बात समझ में आ गई? अब हमारे स्वर कितने टोटल? 11। इन 11 स्वरों को मैं यहां बैठाने की कोशिश करता हूं अपने हिसाब से। ऐसा कहीं किताब में नहीं लिखा, वो तो मैं थोड़ा इजी हो जाए इसलिए उसको लिख रहा हूं। देखिए 2 स्त्रियां हैं। कितनी स्त्रियां हैं? 2 स्त्रियां एक दिन ऋषि के पास जाती है। किसके पास जाती है? ऋषि के पास। क्या लेने? आशीर्वाद लेने। क्या लेने? आजकल ऋषि आशीर्वाद देने से भी डरते हैं, क्या पता कहीं जेल में जब चला पड़ा जाना। आजकल तो ऋषि आशीर्वाद देने से भी डर रहे हैं, और विशेष तौर से स्त्रियों को। ठीक है ना? हाँ, कितनी स्त्रियां हैं? कहां जाती है? क्या लेने? हाँ, और ऋषि अब समझ चुके हैं। ऋषि ने कहा, हे देवियों, आप हमें उल्लू मत बनाओ, क्योंकि हम औरतों को अब समझ चुके हैं। ठीक है, चाहे आप एक हो, चाहे आप अनेक हो, चाहे आप अकेली हो, आशीर्वाद चाहो उतना ले जाओ, बस कृपा रखना। बस समझ में आ गया होगा मेरी बात को। कितनी स्त्रियां? कहां जाती है? क्या लेने? ऋषि ने क्या कहा? हम किनको समझते हैं? चाहे आप एक हो, अनेक हो, अकेली हो, आशीर्वाद चाहो उतना ले जाओ। ओके, चलिए। चेक कर लो इसे। ओके, कितनी लाइन है? 4। अब उधर मत देखिए, वो तो देखेंगे उनको टेक। स्वर, समृद्ध स्वर। अंत वाली लाइन कौन सी है? विवृत है। अर्ध विवृत के पास वाला कौन है? अर्ध विवृत। समृद्ध के पास वाला कौन है? अर्ध समृद्ध। यहां तक बात समझ में आ गई? देखिए, इसको लिखने का भी बढ़िया तरीका। परीक्षा में मान लीजिए आपने 4 लाइनें खींच भी ली, ऊपर से नीचे 3 भी लिखी, सारी स्त्रियां बैठा भी ली ढंग से, और मरण तो तब हुआ जब ऊपर विवृत लिख दिया, नीचे समृद्ध लिख दिया, तो सब मामला खत्म। क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? इसको चेक करें, कोई बैटरी वगैरह डाउन तो नहीं है इसकी? मेरी बैटरी तो परफेक्ट है एकदम, है ना? मेरी आवाज आप सबको सुनाई दे रही है? चेक करो ये एक बार। चलो, ओके। हाँ, तो अब प्रश्न ये बनता है, समृद्ध स्वर। देखो, मुख का कम खुलना और मुख का सर्वाधिक खुलना। मुख का सर्वाधिक खुलना, जैसे देखिए ये क्या है? हाँ, दरवाजा पूरा लगा देना, ठीक है ना? अब देखिए, ई मुंह पिचक रहा है ना? कम खुल रहा है, बहुत कम खुल रहा है। हाँ हाँ करो, है ना? जब पापा झापट मारते ना, तब हम उस समय समृद्धि होता है ना? और कभी कभी तो बहुत ज्यादा ही आता है, तो वो गांव में बोकड़ा होता है ना? वो भी विपरीत हो जाता है कभी कभी। ठीक है, खैर वो ध्यान रखना। तो विपरीत का मतलब होता है मुख का सर्वाधिक खुलना, और मुख सर्वाधिक खुलता है आ में। ठीक है, एकमात्र विपरीत स्वर है कौन सा? आ। ये ध्यान रखना, कौन सा है? विपरीत स्वर है। ओके, अब आप देखिए, प्रश्न पूछे समृद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? ये लाइन 1 2 3 4 5, तो बस ये काम हो गया। समृद्ध स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 5। अब आपसे पूछे कौन कौन से हैं, तो ई, बड़ी ई और री, और ये लिखू क्या? नहीं, शाबाश, ऊ और यहां तक बात समझ में आ गई? ये आपके समृद्ध स्वर है। इसके बाद देखो कौन सी सेकंड लाइन? अर्ध समृद्ध। कौन कौन से आ रहा है? ए और ओ। तो अर्ध समृद्ध की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से? ए और ओ, ये अर्ध समृद्ध है। अर्ध विवृत अर्थात विवृत का आधा खुलना, और इसकी संख्या कितनी है? 1 2 3। तो विवृत स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 3। कौन कौन से? आई के बाद
अ के बाद औ, ठीक है। इनको मैं बाद में शुरू से वापस व्यवस्थित लिखूंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सारी चीजें गड़बड़, अभी लिखना नहीं है आपको। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, समृद्ध, ठीक है। और समृद्ध का उल्टा हमारा क्या है, विपरीत, ठीक है। समृद्ध के पास वाला क्या कहलाता है, अर्ध समृद्ध, और विपरीत के पास वाला अर्ध विपरीत। क्लियर हो गया, अर्ध विपरीत। इन सब के लास्ट में आप स्वर लिख लेना, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध विपरीत स्वर, विपरीत स्वर। समृद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, 5। तो कौन कौन से, ई, बड़ी ई, और री, और उ, और उ। शाबाश। अर्ध समृद्ध की संख्या कितनी है, 2, ए और ओ। अर्ध विपरीत की संख्या कितनी है, 3। कौन कौन से, आई, और औ। और एकमात्र विपरीत कौन सा है, मुख का सर्वाधिक खुलना। याद करिए बचपन के दिन, एक आपने वो कविता सुनी होगी इंग्लिश में, जॉनी जॉनी टेल, हाँ, ईटिंग शुगर ओपन यूर माउथ, टेलिंग लाइज कहता वो बीच में, नो पापा, और ओपन यूर माउथ, वो मुंह खुलता था उसका। झूठ बोल रहे, शक्कर खाई कि नहीं खाई। अपने देसी भाषा में या मेवाड़ी में कहते हैं कि रामू रामू, कि हाँ बापू, खांड खादी कि ना बापू, फाड़ बाको, हाँ हाँ हाँ, है ना। वो मुख का सर्वाधिक खुलना, मुख का सर्वाधिक खुलना। बात समझ में आ गई। मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, कौन कौन से, विपरीत। अब बात समझ में आ गई। कितनी स्त्रियां कहां जाती है, क्या लेने, आप हमें क्या न बनाओ, हम किनको समझते हैं, चाहे आप एक हो, अनेक हो, अकेले हो, आशीर्वाद चाहो उतना ले जाओ। बात समझ में आ गई। कुछ नहीं करना। ये सब करने के बावजूद भी अगर कहीं मान लीजिए घटनाक्रम हमारा परीक्षा में ऐसे घटित हो जाए, विपरीत इधर लिख दिया, अर्ध इधर लिख दिया, तो सब कुछ डेटा खत्म हो जाएगा। इसका भी हमें इसका इलाज है। देखिए, समृद्ध को अंग्रेजी के एस से लिखते हैं और विपरीत को अंग्रेजी के वी से लिखते हैं। अर्ध समृद्ध को ए एस लिखते हैं, अर्ध विपरीत को लिखते हैं ए वी से। बात समझ में आ गई। अल्फाबेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अल्फाबेट तो अंग्रेजी में अल्फाबेट एस पहले आता, फिर ए एस बाद में आएगा, ए वी उसके बाद आएगा, और अंत में कौन आएगा, वी आएगा। ये भी याद करने का तरीका, मान लीजिए पर भूल जाए, क्योंकि समृद्ध अर्ध समृद्ध, यार कभी सर ने कुछ कहा तो था, चले विपरीत ऊपर है, समृद्ध है, तो ऐसे में अल्फाबेट हमारे लिए एक दूसरा हथियार रहेगा कि ऐसा नहीं तो ऐसा अपन कर सकते हैं। ये मुखाकृति के आधार पर हो गए। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं किसके आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार। किसके आधार पर, अगला जो भी आधार है, संख्या नहीं लिख रहा हूं मैं, ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति का कंसेप्ट है कि इन 11 प्रकार के स्वरों का उच्चारण होठ के आधार पर है कि कैसे मतलब इनका उच्चारण होता है। तो ध्यान रखना कि होठ के उच्चारण के आधार पर हम बात करें तो होठों का प्रकार कैसे चलता है। एक होता है वृत्ताकार और एक होता है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार, देखिए वृत्ताकार का मतलब है होठों का बिल्कुल चूड़ी की तरह गोल हो जाना, साइकिल के पहिए की तरह गोल हो जाना। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ गोल हो जाते हैं उन्हें वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। जिनके उच्चारण में होठ गोल नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अवृत्ताकार कहते हैं। बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत है? लेकिन इसका भी इलाज अपने पास है, सब डेटा यहां पर है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ सवाल कर रहा हूं, आप बताएं। नहीं, आपके पीछे वो है ना, हाँ आप बताएं कि मुझे बताओ, आपने सानिया मिर्जा का नाम सुना? सुना? कौन सा गेम खेलती हो सानिया मिर्जा? नहीं, इस कोई बोलने दो, बताओ। नहीं पता? सानिया मिर्जा पता, नाम तो सुना, पर गेम के कौन सा खेलती है ये आपको नहीं पता। आप बताओ। हाँ, टेनिस। शाबाश, सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है। अंकित आप बताओ। हाँ, आप टेनिस नहीं खेलते हो? अरे आप, मैं ये थोड़ी कहता आप टेनिस खेलते हो नहीं खेलते हो। हाँ, आप बताओ, बैठ जाओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। बैडमिंटन का नाम सुना?
बैडमिंटन का नाम सुना? कौन है? साइना नेहवाल। कौन है वो? अभी थोड़े टाइम बाद अपने उदयपुर में शादी करने आ रही हो। हाँ उदयपुर में। अब किससे अपने क्या करना, वो तो वो उसकी टेंशन। इतना अपने टेंशन नहीं लेनी। इतना पता है जीके का प्रश्न है, क्योंकि उदयपुर एक बहुत बड़ा जिला है, वर्ल्ड की हेरिटेज सिटी में से आता है, और आप वहां उदयपुर में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, और हमें भी गर्व होना चाहिए कि ऐसे में बड़े बड़ी फैकल्टी यहाँ की तरह आपको पढ़ा रही है। वैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ आकर के शादी करती है, तो वो उनको देखने का मौका भी मिलता है, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन बात ये नहीं है कि मैं उनको नाम लेकर के ये बताना चाह रहा हूँ। बात ये बताना चाह रहा हूँ कि सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल, एक तो कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना। सानिया मिर्जा जो है वो टेनिस खेलती है, परंतु टेनिस के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कभी भी ये उत्तर नहीं देना चाहिए। वो लॉन टेनिस खेलती है। कौन सा गेम खेलती है? लॉन टेनिस। देखो टेनिस के अलग अलग कोर्ट होते हैं, पूरा लंबा चौड़ा इतिहास है, अलग अलग जगह पर ये कंपटीशन होते हैं। कभी आपने विंबलडन का नाम सुना होगा, यूएस ओपन का नाम सुना होगा, है ना? तो ये अलग अलग ये कंपटीशन होते हैं। क्ले कोर्ट होता है, मिट्टी का कोर्ट होता है, एक घास का बना कोर्ट होता है, ठीक है ना? तो इस कोर्ट पे खेलने का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग खिलाड़ी खेलते हैं वो इसलिए उनको, जैसे टेबल टेनिस होता नहीं होता, वो भी टेनिस ही है, लेकिन वो टेबल टेनिस है जिस पर टेबल पे खेला जाता है। इसी प्रकार जो घास पे खेला जाता है उसको लॉन टेनिस कहा जाता है, और जो क्ले कोर्ट मिट्टी का बना हुआ होता है वो क्ले कोर्ट है, वो क्ले पे खेला जाने वाला, मिट्टी पे खेला, उसको कोर्ट को कहते हैं क्ले कोर्ट, वो भी टेनिस ही होता है। खैर, तो टेनिस खेलती है, कौन खेलती है? साइना। अब आपको पता है टेनिस खेलने के लिए एक बैट चाहिए। क्या चाहिए? बैट, बाटा बैट चाहिए, रैकेट चाहिए। हाँ बैट चाहिए, बैट तो क्रिकेट में चाहिए। और बैट की आकृति आपको पता है ऐसे होती है। ये बैट है, अब ये देखो जो कहो कहा ये रैकेट है। ओके, और ये आपकी क्या है? बॉल खेलने के लिए। मतलब ये आकृति आपके दिमाग में होनी चाहिए, बाकी सब प्रश्न का उत्तर आपको मिलने वाला है। अब वो कहाँ मिलने वाला वो बता रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, परीक्षा में जाते ही कितनी लाइनें खींचनी? 4। ऊपर से नीचे कितनी खींचनी? 3 लाइनें। ये तो कर लोगे ना। और अब देखिए कितनी स्त्रियां कहाँ जाती है? क्या लेने? आप हमें क्या ना बनाओ, हम किनको समझते हैं? औरतों को। चाहे आप एक हो, चाहे अनेक हो, चाहे अकेली हो, आशीर्वाद चाहो उतना ले जाओ, बस काम खत्म। देखिए ये जो लास्ट वाली ध्वनि है ऊ ऊ ओ ओ, ये होठ गोल हो रहे हैं, इसलिए इनको कहते हैं वृत्ताकार। इनको क्या कहेंगे? और ये आपका तंबूरा, अरे खेलने वाला वो हनुमान जी का घोटा, ये समझ लीजिए आप। इनके उच्चारण में होठ गोल नहीं होते, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अवृत्ताकार। बात समझेंगे। अब आपसे संख्या पूछेंगे कि वृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी है? 4। आई बात चमचे में। अब कौन कौन से हैं? ऊ और शाबाश। कुछ पीछे वाले को कुछ ज्यादा ही जोश आ गया। शाबाश। हाँ वो फीलिंग जागृत हो गई उससे, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर बाद में परीक्षा में ध्यान रखना। अब इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? ए, बड़ी ई और री, फिर ए, फिर आई, और आगे बात समझ में। अब प्रश्न कैसे आएगा वो भी देख लीजिए। प्रश्न ऐसे आएंगे, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, यहाँ आ गया ऊ, यहाँ आ गया ओ, ठीक है, यहाँ आ गया आ, और यहाँ आ गया बड़ा ऊ। अब आपसे ये पूछेंगे कि ओष्ठाकृति के आधार पर अन्य 3 से भिन्न स्वर कौन सा? बिल्कुल, क्योंकि ये जो है अवृत्ताकार है, जबकि ऊ, ओ और ऊ ये वृत्ताकार है। होठ गोल हो जाते हैं। नहीं समझ में आया तो घर पे जाके शीशे के सामने, आईने के सामने अपने आप से खूब देखना, बोलना होठ कैसे गोल होते हैं। अब शीशे के जाके चिपकना नहीं है, दूर से ही दिख जाएंगे। नहीं तो बहुत ज्यादा ही गोल का छप्पा देखना, मुझे गोल हो रहा है। पता है कुछ होते एक्सपेरिमेंट करते हैं।
इमरान हाशमी बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिनको बात समझानी वो समझ गए। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आगे प्रश्न पूछेंगे डीपली। इन दोनों के उच्चारण में होठ पूरे गोल होते हैं साइकिल के पहिए की तरह, इसलिए इन दोनों को कहते हैं पूर्ण वृत्ताकार। इनका नाम है, दूसरा नाम क्या है इनका? पूर्ण वृत्ताकार। और इनके उच्चारण में होठ गोल तो होते हैं पर पूरे नहीं होते, आधे होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं अर्ध वृत्ताकार। हालांकि वृत्ताकार ही है, परीक्षा में पेपर सेटर उलझा है तो बात है। तो अर्ध वृत्ताकार की संख्या कितनी? 2। पूर्ण वृत्ताकार की कितनी? 2। और वृत्ताकार की कितनी? 4। बात समझ में आ गई? हो सकता है आपको अर्ध वृत्ताकार और पूर्ण वृत्ताकार को लेकर के भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उत्तर दे देना। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? वृत्ताकार। जिनके उच्चारण में होठ गोल होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? और होठ गोल नहीं होते उन्हें अवृत्ताकार। अवृत्ताकार की संख्या कितनी है? 7। वृत्ताकार की कितनी है? ये देखो सब डेटा दिमाग में, ये चित्र याद रख लेना, जो लाइन पढ़ा रहा हूं बस उससे आगे एक प्रश्न इधर से उधर होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगला है आपकी जिह्वा की स्थिति, यानी जबान, जीबड़ी आपकी है ना, ये है जिह्वा की स्थिति। अब यहां ह के हलंत लगेगा, कहां गए? यहां, ठीक है ना, यहां आधा है। जिह्वा की स्थिति याद रखें, हमारी जबान सोई हुई रहती है। इस जबान के 3 हिस्से। नंबर 1, जिह्वा का अगला हिस्सा क्या कहलाता है? अग्र। ठीक है, और जीवा का अंत वाला हिस्सा क्या कहलाता है? पक्ष। और जीवा के बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता है? मध्य कहलाता है। अगर जीवा का अगला भाग उच्चारण में सहयोग देता है, वहां से उच्चरित होते थे, उन्हें कहेंगे अग्रस्वर। उन्हें हम नाम क्या देंगे? अगर पीछे वाले हिस्से से उच्चारण होगा तो उसे क्या कहेंगे? पक्ष स्वर। और मध्य वाले हिस्से से शुरू होगा तो उसे मध्य स्वर। मध्य स्वर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछे अग्र स्वरों की संख्या कितनी है, पक्ष स्वरों की संख्या कितनी है, मध्य स्वरों की संख्या कितनी है? हमको तो पता भी नहीं है, लेकिन कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। बस परीक्षा में कितनी लाइनें खींचोगे? 4। ऊपर से नीचे 3। कितनी स्त्रियां हैं? कहां जाती है? क्या लेने? आप हमें क्या ना समझो, हम किनको समझते हैं? औरतों को। चाहे आप एक हो, अनेक हो, अकेले हो, आशीर्वाद चाहो उतना लेना। पहले हमने भीष्म पिता की छाती में तीर यूं लगाए थे, अब सीधे तीर ले लो, बस ये काम हो गया। जो आगे आए अग्रस्वर, जो पीछे आए पक्ष स्वर, जो सेंटर में आए मध्य स्वर। एक ही प्रश्न में, एक ही डायग्राम में सभी प्रश्नों का उत्तर है। खाली ये डायग्राम याद होना चाहिए, ये रट के चलो जाओगे, क्योंकि अब तो मैं अब इससे ज्यादा क्या समझाऊंगा, अब आपको रटना ही पड़ेगा। रटने पर मैं बहस करता भी नहीं, परंतु अब आपको नहीं जो तो फिर ये स्त्रियां याद कर लेना, नहीं तो डुबा सकती है आपको। ठीक है, अग्र स्वरों की संख्या कितनी? 5। पक्ष स्वरों की कितनी? एकमात्र मध्य स्वर कौन सा है? तो एक का डेटा 2 बार आया। एकमात्र विवृत स्वर कौन सा है? आ। एकमात्र मध्य स्वर कौन सा है? अ। ठीक है, अग्र स्वरों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से? ई, री और ए और आई। एकमात्र हो गया मध्य स्वर। पक्ष स्वरों की संख्या बात करें, ओ बड़ा ओ, और कौन है? ओ, और कौन है? आओ, और कौन है? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? बस आज के लिए इतना ही। सर प्लीज सर, पहला टाइप दोबारा से समझाना। पहले टाइप दोबारा कौन सा भाई, क्या कहना चाह रहे हो? स्टार्टिंग वाले। अब तो देखो आज के कंटेंट को तो मैंने पढ़ा लिया, ये एक भी लिखना नहीं आपको। अभी जो जितना पढ़ाया है ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर लिखना ही है तो सिर्फ इसको जरूर लिखना, क्योंकि ये इसका प्रश्न आएगा आपको, अभी टेस्ट में दूंगा। मुखाकृति के आधार पर हेडिंग डाल दो और ये इसका आंसर है। ठीक है, मुखाकृति के आधार पर यहां लिख लो, मुखाकृति यहां लिख लीजिए आप, मुखाकृति। ओके, के आधार पर स्वर, के आधार पर स्वर। और कितने प्रकार के होते हैं? 4। समझा दो एक बार। ओके, देखते हैं क्या है सर। हाँ, समझ नहीं आया था। पहले टाइप से अभिप्राय कौन सा? ये वाला समृद्ध,
या फिर वो मात्रा वाला पूछ रहे हैं, भैया कौन है ये? अनिशा जी, एक बार बता दीजिए आप क्या सवाल करना चाह रहे हो। सर कल आज वाला स्टार्टिंग में समझाया, और मात्रा लिखना या फिर मुखाकृति के आधार पर, वो बताएं आप दोनों में से क्या पूछ रहे हो फटाफट, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है इतना। मुखाकृति के आधार पर पूछ रहे हैं सर जी। मात्रा वाला, ओके, मात्रा वाला देख लेते हैं। आप लिखने वाले लिखते रहिए और ऑनलाइन वाले आप इस साइड में, मैं मात्रा वाला पढ़ा रहा हूं उसको देखते रह जाना। देखिए जितने भी लघु स्वर से कोई शब्द बनता है, जैसे ये लिखा नमक, तो लघु स्वरों की मात्रा एक होती है, तो हम लिखेंगे एक एक एक। और दीर्घ स्वर में जैसे ये आ गया, मान लीजिए नायक, ठीक है, तो यहाँ दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वरों की मात्रा कितनी होती है? 2, ये S11, ठीक है। दीर्घ स्वर कितने हमारे 7 हैं, वो मैंने पढ़ा चुका हूं आपको। आपके आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, उनसे बना हुआ कोई भी शब्द बनेगा उसमें मात्रा 2 लगानी है। अब अगर कोई आधा अक्षर है, जैसे ये सत्य, आधा अक्षर अपने से आगे वाले में काउंट हो जाएगा, अगर वो लघु है तो ये इसमें काउंट हो जाता है, तो ये बन जाएगा S, ये बन गया 1। लेकिन अगर ऐसे आ गया सात्य लिखा हुआ और ये ऑलरेडी दीर्घ है, तो यहां हमें S लिखना है, लेकिन इसकी मात्रा नहीं गिनी जाएगी। एक बात ये हो गई। और अगर किसी शब्द के ऊपर बिंदी है, जैसे ये आ गया नंदन, ठीक है, तो बिंदी है तो इसको हो जाएगा S11, यानी अनुस्वार को आपको गिनना है। क्यों गिनना है? क्योंकि इसका दूसरा रूप ऐसे होता है नंदन, तो ये इसमें काउंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा S11। और इसके अलावा अगर कोई मान लीजिए ऊपर वाला वर्ण आ गया, जैसे नर्म, तो ये अपने से आगे में काउंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा 1। अगर कोई हलंत वाला शब्द है, जैसे ये आ गया अहम, तो हलंत वाला अपने से आगे वाले में काउंट हो जाएगा, तो ये 1, ये इसमें काउंट हो जाएगा S। अब इसकी गिनती हमें नहीं करनी है। अगर कहीं हमें अनुस्वार मिल जाए, जैसे ये नम है, तो ये विसर्ग मिल जाए, तो ये इसमें काउंट हो जाएगा, तो ये 1 और ये हो जाएगा S। ये मैंने पढ़ाया। ओके, बाकी हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। हाँ, डायग्राम देखना है, चलो डायग्राम देख लो। ये रहा। हाँ, हाँ जी, अरे नहीं बनाना डायग्राम वायग्राम, हाँ डायग्राम की जरूरत नहीं है।